नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे थे और हम्म, अर्थव्यवस्था ही आज हम पढ़ेंगे। आज की क्लास भी हमारी उससे आगे रहेगी। पिछले क्लास में हमने जो है व्यापार वाणिज्य को देख लिया था। आज हम मौर्यकालीन जो राजस्व प्रशासन था वो आज हम देखेंगे, है ना। मतलब आय के क्या साधन थे, है ना, कहाँ कहाँ से कर आता था और जो पैसा आता था वो कैसे आता था, वो बात आज हम करेंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ मौर्यकालीन प्रशासन, है ना। सॉरी, मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन, है ना। मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन, है ना। मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन हम पढ़ेंगे। मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन में विद्यार्थियों बहुत अधिक पोर्शन नहीं है। अधिकांश जानकारी कौटिल्य हमें दे देते हैं। कौटिल्य जो है आय को, राज्य की आय को एक शरीर के रूप में मानते हैं, है ना। और वो बताते हैं कि इसके 7 प्रमुख भाग हैं, है ना। 7 प्रमुख भाग हैं जिसमें अ, मैं बताऊं, दुर्ग आय, राष्ट्र आय, खान आय और सेतु आय, इसके अलावा वन कर, व्रज कर और वणिक कर, ये 7 भाग राष्ट्र की आय के माने थे। किसने? कौटिल्य ने माने थे। आय को एक शरीर माना और उस शरीर के ये 7 अंग माने कौटिल्य ने। ठीक है, और इनसे कुल माना जाता है कि 67-68 प्रकार से और जो है आय इनको होती थी। ठीक है, इनका जो वित्त वर्ष था मौर्यों का, वो माना जाता है कि आषाढ़ मास से प्रारंभ होता था, जो कि वर्तमान में हमारा जो जुलाई का महीना आता है लगभग उसमें आषाढ़ हमारा लग जाता है ना। हम आषाढ़ को देसी भाषा में साढ़ बोलते हैं, साढ़ बावणी, है ना। जैसे जो हम बाजरा बोते हैं, वो खरीफ की फसल जो होती है, जो बरसात आने पर बोई जाती है ना, चौमासे में, वो जो समय है, उस समय मौर्यों का वित्त वर्ष प्रारंभ होता था। ठीक है, तो ये 7 भाग जो मैंने अभी बताए आपको, दुर्ग, राष्ट्र, खान और सेतु, उसके अलावा वन, व्रज और वणिक, ये 7 भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और कहाँ से कितना रेवेन्यू आता था, सर्वाधिक कहाँ से आता था, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके परिचय में लिख लेते हैं। परिचय तो खैर क्या, पूरा एक इतना सा ही है पूरा मामला, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कौटिल्य ने, या मैं एक बात पहले ये लिखता हूँ, मौर्यों का प्रशासन, सॉरी, मौर्यों का वित्त वर्ष, मौर्यों का वित्त वर्ष, मौर्यों का वित्त वर्ष आषाढ़ मास, है ना। आषाढ़ मास, जुलाई वाला महीना, आषाढ़ मास से प्रारंभ होता था, आषाढ़ मास से प्रारंभ होता था। ठीक है, मौर्यों का वित्त वर्ष आषाढ़ मास से प्रारंभ होता था। ठीक है, ये बात तो आपको तथ्य के रूप में बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। कौटिल्य ने, मैं लिख रहा हूँ अगले फैक्ट के रूप में, कौटिल्य कौटिल्य ने, सॉरी, मौर्य का तो ऐसे उन्होंने नाम तो रखा ही नहीं। कौटिल्य ने राज्य की आय को एक शरीर माना, एक शरीर माना माना तथा उसके 7 अंग बताए, तथा उसके 7 अंग बताए, तथा उसके 7 अंग बताए। ठीक है, तो 7 अंग में देखो कौन कौन से थे 7 अंग। 7 अंग में पहला जो आएगा वो आएगा दुर्ग आय, है ना। दुर्ग आय, दुर्ग आय में कौन सी आय शामिल होती थी? दुर्ग आय में जो आय शामिल होती थी विद्यार्थियों, वो होती थी नगरों से जो आय प्राप्त होती थी,
वह आय दुर्ग आय कहलाती थी, है ना। नगरों से जो आय प्राप्त होती थी। और यह माना क्या जाता है, कौटिल्य बताता है कि नगरों से या नगरीय क्षेत्रों से जो आय होती थी वो टोटल 21 प्रकार से इनके पास पहुंचती थी, है ना। कितने प्रकार से? 21 प्रकार से यह आय आती थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली आय, नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली, नगरीय क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली आय, है ना, जो कि 21 प्रकार से प्राप्त होती थी, है ना। 21 प्रकार से प्राप्त होती थी, है ना। 21 प्रकार से प्राप्त होती थी। यह जो आय थी ना, ये वाली आय, ये राज्य की जो आय है वो कौटिल्य के अनुसार 67 या 68 प्रकार से प्राप्त होती थी, है ना। प्रकार से प्राप्त, है ना। जैसे 21 प्रकार से तो ये हो गई, है ना। ऐसे अन्य और भी आएंगे, है ना। ठीक है। दूसरी आय है राष्ट्र आय। ठीक है, राष्ट्र आय। ठीक है। राष्ट्र आय में जो आता है विद्यार्थियों, जो गांवों से जो प्राप्त होती थी, गांव या देहात से जो आय प्राप्त होती थी वह राष्ट्र आय में आती थी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा गांव व देहात से प्राप्त आय, से प्राप्त आय। ठीक है, गांव व देहात से प्राप्त आय जो थी, सॉरी, गांव या देहात से प्राप्त आय जो थी वो थी राष्ट्र आय। और प्रमुख रूप से यह जो है 4 प्रकार से हमको प्राप्त होती थी, जिसमें एक तो था बलि कर, है ना, एक था सीता कर, बलि कर, सीता कर, और एक तो था कर, है ना, जो सामान्य रेवेन्यू होता है वो, और एक था भाग, है ना। भाग जो था, भाग निजी भूमि पर वसूला जाने वाला कर था, है ना। भू राजस्व कह सकते हैं भाग को। ठीक है, तो देखो इसमें कौन कौन से शामिल होते थे इस आय में। एक तो होता था बलि कर, है ना, बलि कर। दूसरा होता था सीता कर, सीता कर। तीसरा होता था कर राजस्व, है ना। और चौथा होता था भाग, है ना। देखो इसमें क्या आते थे, बलि कर जो था ये धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था, है ना। ये राजकीय भूमि पर लिया जाता था, राजकीय भूमि पर, राजकीय भूमि कर, है ना। ये जो कर था ये सामान्य कर था, है ना, सामान्य कर, सामान्य कर। और भाग जो था ये लिया जाता था निजी भूमि पर कर, सामान्य जनता से ना, निजी भूमि कर, है ना, निजी भूमि कर सामान्य जनता से जो है लिया जाता था। सामान्य जनता से क्या, निजी भूमि जिसके पास होती थी ना उससे लिया जाता था एक तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से राष्ट्र या आय जो कर है वो कई भागों में बटा हुआ था। और इसके बाद है खान कर, तो खानों से वसूला जाता था। और सेतु आय जो था वो सिंचाई कर था, सेतु आय सिंचाई कर था, जिसमें उदक और सेतुबंध जैसे कर शामिल थे, है ना। तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे? खान आय। खान आय, खान आय में क्या था? खानों से जो प्राप्त होने वाली आय है वो, है ना, खान से प्राप्त होने वाली आय, खान से प्राप्त होने वाली आय। ठीक है,
और एक है सेतु आय। सेतु आय जो है ये सिंचाई कर था, है ना। सेतु आय जो है सिंचाई कर था। इसमें सिंचाई कर में जो था ये प्रमुख रूप से उदक, है ना, या सेतु बंद, ये इसमें आते थे, है ना। उदक सेतु बंद ये इसमें आते थे, ठीक है। इसके अलावा एक था वन कर, है ना। वन कर वनों से प्राप्त होने वाली आय है ना। एक है व्रज कर, ये इसमें है चारागाह कर, चारागाह, चारागाह कर, है ना। और सातवां नंबर का है वणिक कर। वणिक कर, है ना। वणिक कर आपको पता ही होगा, जो है व्यापार वगैरह पर लिया जाता था चुंगी कर के रूप में, है ना। जैसे एक शहर से दूसरे शहर पे जाते थे, या एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, तो वो दूसरा गांव है वो लेता था, है ना। चुंगी कर था एक तरीके से, ठीक है। वणिक कर ये क्या था, चुंगी कर था, चुंगी कर था, ठीक है। चुंगी कर था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये वसूला जाता था, ठीक है। आप बढ़िया से इनको ध्यान रखना। अब मैं बताऊं आपको, जो सर्वाधिक जो आय प्राप्त होती थी, वो सर्वाधिक आय भू राजस्व से होती थी, है ना। भू राजस्व से सर्वाधिक आय होती थी, और भू राजस्व भी दो भागों में बटा हुआ था, क्योंकि भूमि भी दो भागों में बटी हुई थी, है ना। दो भाग कौन कौन सी यहाँ हमने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए। एक तो राजकीय भूमि थी और एक निजी भूमि थी, है ना। वो वाली बात हम इनको थोड़ी इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। चलो मैं अगली स्लाइड पे कर लेता हूँ, आप इसको उतार लें। यहाँ पे जगह है, लेकिन आएगी नहीं बात शायद थोड़ी सी। अगली स्लाइड पे ले लेते हैं, आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, चलिए। ये लीजिए, मैंने मिटा दिया इसको, और आगे की बात करते हैं हम, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मौर्य काल में राज्य की कुल आय का जो सर्वाधिक भाग था वो भू राजस्व से प्राप्त होता था, है ना। यहाँ पे एक बात लिखते हैं हम, मौर्य काल में राज्य की कुल आय का सर्वाधिक भाग, सर्वाधिक भाग सर्वाधिक भाग भू राजस्व से प्राप्त होता था, भू राजस्व से प्राप्त होता था, है ना। अब भू राजस्व कहाँ से कलेक्ट होता था, तो भू राजस्व दो जगह से कलेक्ट होता था, है ना। भू राजस्व जो होता था ये दो जगह से आता था, तो इसको भी मैं दर्शा दूं। एक तो आता था जो है राजकीय भूमि से, है ना, राजकीय भूमि। और एक था हमारा निजी भूमि कहें, या व्यक्तिगत भूमि, है ना। निजी भूमि, निजी भूमि से, है ना। सॉरी, राजकीय भूमि और निजी भूमि, यहाँ से जो आय आता था, आय आती थी वो सीता आय कहलाती थी, है ना। प्राप्त आय क्या थी, प्राप्त आय सीता आय कहलाती थी, अभी हमने लिखा है सीता आय कहलाती थी। इसका जो अध्यक्ष था वो हमने पहले भी लिखा है, सीता अध्यक्ष होता था, तृतीय श्रेणी का अमात्य होता था, है ना। कितना वेतन मिलता था ये आप बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये राज्य की भूमि होती थी, सीता अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता था, और आय को सीता आय यहाँ पर कहा जाता था। और मैं बताऊं, राजा का इस पर सीधा नियंत्रण होता था, और इसको भी तीन भागों में बांट रखा था ना। राजा का सीधा नियंत्रण होता था, है ना। राजा का सीधा नियंत्रण
होता था। ठीक है, राजा का सीधा नियंत्रण होता था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था ना। 3 भागों में जो बांटा गया था वो था जैसे एक तो थी अ, राज्य के पास रहती थी, है ना, राज्य स्वयं खेती करवाता था, है ना। एक तो क्या था, राज्य स्वयं खेती करवा लेता था, किससे, दासों से करवा लेता था, और जो है कैदियों से करवा लेता था या छोटी जनजातियों से करवा लेता था। एक तो ऑप्शन ये था। यहाँ से पूरा का पूरा जो उत्पादन होता था वो सीधा राज्य के पास ही जाता था, है ना। दूसरे प्रकार जो था वो था अर्ध बटैया प्रकार का। इसमें ये व्यवस्था थी कि जो बीज और बैल है वो अ, राज्य देता था, सॉरी, किसान खुद अपनी व्यवस्था करता था अर्ध बटैया में, और अपने उत्पादन का आधा भाग वो किसान अपने पास रख लेता था और आधा राज्य के पास चला जाता था, है ना। और तीसरा जो भाग था वो था स्ववीर जीवी। स्ववीर जीवी में क्या होता था कि बीज और बैल की व्यवस्था भी राज्य करता था, भूमि भी राज्य देता था, किसान केवल अपनी मेहनत करता था और अपनी मेहनत के बदले किसान 25% हिस्सा ले जाता था, बाकी 75% हिस्सा राज्य के पास रहता था, है ना। इस प्रकार से 3 भागों में इसको बांट रखा था, है ना, राज्य स्वयं। दूसरा है अर्ध बटैया, अर्ध बटैया, अर्ध बटैया, और तीसरा है स्व वीर जीवी, स्ववीर जीवी, है ना। जीवी में शायद बड़ा ही आएगा भी, स्ववीर जीवी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता था कि राज्य स्वयं खेती करता था, मतलब राज्य जो है दासों दासों कैदियों व जनजातियों से कृषि करवा लेता था, ठीक है। और संपूर्ण उत्पादन राज्य के पास ही रहता था इसमें, है ना। संपूर्ण उत्पादन राज्य के पास रहता था, ठीक है। इसमें क्या व्यवस्था थी, देखिए इसकी व्यवस्था को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ, है ना। इसमें बैल व बीज किसान लाता था, किसान लाता था, है ना। और फिर खेती किसान करता था, है ना। और 50% कर लगाया जाता था, लगाया जाता था, मतलब अर्ध बटैया का मतलब है आधा, 50% का मतलब क्या हो गया, जो उत्पादन हुआ उसका आधा किसान के पास रह जाता था, आधा राज्य ले जाता था, है ना। ये हो गया, मतलब समझ गए होंगे इसमें। और स्ववीर जीवी में क्या होता था कि बैल और बीज की व्यवस्था राज्य करता था, है ना। और भूमि तो राज्य की है ही है, राज्य की भूमि पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो बीज और बैल की व्यवस्था जब राज्य करता था तो किसान को 25% हिस्सा मिलता था, ये समझिए। और जब बीज और बैल भी राज्य किसान का है, मेहनत भी किसान की है, तब किसान अपना हिस्सा 50% रखता था, ठीक है। और यहाँ पे तो केवल बेगार करवाई जाती थी, इन लोगों से फालतू में काम करवाया जाता था, इनको कुछ नहीं मिलता था बस, है ना। तो ये बात आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बीज व बैल राज्य देता था, राज्य देता था, है ना। और 75% या 2/3, है ना, 2/3 नहीं, 3/4, 3/4 हो जाएगा ना। जो भी है आप 75% समझिए, ये 3 सही, सॉरी 3/4 हो जाएगा ना। सही है, 3/4 3/4, 75% कर लगाता था, कर लगाता था, ठीक है, 75% कर लगाता था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्ववीर जीवी में ये व्यवस्था थी।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजकीय भूमि को इस प्रकार से बांटा गया था। अब मैं बात करूं निजी भूमि की। जो निजी भूमि थी, यहाँ से प्राप्त होने वाली आय को जो है हम भाग कहते थे, भाग आय, है ना, भाग आय कहते थे। और इस भूमि यह जो भूमि थी वो स्वतंत्र रूप से और किसानों के पास होती थी। ऐसे किसानों को हम जो है स्वामीन कहते थे, स्वामीन, है ना, स्वामीन या क्षेत्रक कहते थे। ठीक है, स्वामीन या क्षेत्रक कहते थे। और यहाँ से जो कर वसूला जाता था वो कौटिल्य कहता है कि 1/6 वसूला जाता था, जबकि मेगास्थनीज के इंडिका में हमको 1/4 कर वसूलने का जो उल्लेख है वो हमको मिल जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, निजी भूमि की बात मैं लिखूं तो प्राप्त आय जो थी, प्राप्त आय जो थी वो थी भाग आय, भाग आय थी। ठीक है, एक बात। दूसरी, यह स्वतंत्र रूप से किसानों को प्राप्त भूमि थी, किसानों को प्राप्त भूमि थी। ऐसे किसानों को क्षेत्रक या स्वामीन कहा जाता था, क्षेत्रक या स्वामीन कहा जाता था। ठीक है, क्षेत्रक या स्वामीन कहा जाता था। यहाँ से जो कर वसूला जाता था, है ना, मैं बताऊं यहाँ से कौटिल्य के अनुसार, है ना, कौटिल्य के अनुसार 1/6 और मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार 1/4, है ना, कर वसूला जाता था, कर वसूला जाता था। ठीक है, यहाँ भी जो है ना विद्यार्थियों 2/3 भी मिलता है ना, ये भी आप ध्यान रखना, 2/3 भी मिलता है। ठीक है, तो संभव है कि 2/3 के हिसाब से तो ये जाएगा करीब 66% और 3/4 के हिसाब से जाएगा 75%। तो हो सकता है 2/3 यानी 66 से 75% के बीच में वसूला जाता रहा हो। जो भी है आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, जो भी मिले कर देना। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन में राज्य की आय के कुछ स्रोत जो थे वो विद्यार्थियों हमने यहाँ पे देखे। अब मैं जो है आपको कुछ अन्य स्रोत भी बता देता हूँ राज्य की आय के, जहाँ से हमको कुछ कर प्राप्त होता था। जैसे प्रणय जो कर होता था वो प्रणय कर आपातकालीन कर होता था, है ना। प्रवेश्य कर जो होता था वो आयात पर जो 20% कर लिया जाता था वो होता था। इसके अलावा जो है और भी होते थे, है ना। आयात हो गया। निर्यात की बात करें तो निष्ग्राम्य जो कर था, निष्ग्राम्य वो निर्यात पर कर था, निष्ग्राम्य कर निर्यात पर कर था, है ना। इसके अलावा तरदेह जो था वो पुल पार करने पर कर लिया जाता था, उसको तरदेह कर कहा जाता था, तरदेह कर। ठीक है, और इसके अलावा और भी कर थे, जैसे पंकोदक सन्निरोधे, बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पंकोदक सन्निरोधे, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर कर था, ध्यान रखना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पंकोदक सन्निरोधे, सड़क पर जो है कीचड़ फैलाने पर कर लिया जाता था। एक बार आरएएस प्री में यह सवाल पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2013 की आरएएस प्री थी, उसमें पूछा था कि संकोदक पर निरोधे क्या है ना। फिर ऑप्शन में था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर कर, तो विद्यार्थियों ने सबसे पहले इसी को काटा कि ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी तीनों में माथापच्ची करते रहे वो लोग और जब आरपीएससी का आंसर किया ही तो बोले आरपीएससी को कुछ होश ही नहीं है, ये आंसर मान लिया इसमें। और जब फाइनली आंसर की में भी वही था तो फिर आंखें खुली कि यार हम गलत थे, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पंकोदक सन्निरोधे, सड़क पर कीचड़ फैलाने वाला कर था, फैलाने के एवज में लिया जाता था।
ठीक है। इसके अलावा एक सेतु नाम का कर और होता था, सेतु, जो कि फल फूल सब्जी वगैरह पर लिया जाता था, सेतु। ठीक है, तरदेह, सेतु, और जो है ये कई प्रकार के करों की मैंने बात की। मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, ये प्रमुख कर हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखना। मैं अभी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सवाल बन जाता है कई बार। चलिए, अन्य प्रमुख कर के नाम से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अन्य प्रमुख कर। ठीक है, अन्य प्रमुख कर में जो है हम बात करें 1 नंबर पे, तो सबसे पहले हम इसी को लिख देते हैं, पंकोदक सन्निरोधे, है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पंकोदक सन्निरोधे, पंकोदक सन्निरोधे, सड़क पर कीचड़ फैलाने हेतु वसूला जाने वाला कर था ये ना। सड़क पर कीचड़ फैलाने हेतु वसूला जाने वाला कर था ना, वसूला जाने वाला कर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मुश्त लगा देना। सॉरी। दरअसल हमारी एक सोच क्या हो जाती है कि कोई भी प्रश्न एग्जाम में छप जाता है ना, तब वो हमको मोस्ट लगने लगता है, और जब तक वो एग्जाम में नहीं छपता तब तक मोस्ट नहीं लगता। हम ये कहते हैं बताओ कौन सी एग्जाम में आया है, किस दृष्टि से मोस्ट लग रहा है आपको, है ना। और जब वो आरपीएससी या कोई भी बोर्ड उसको पूछ लेता है ना, तब तो अरे ये तो मोस्ट ही है, मतलब ऐसे नॉर्मल स्थिति में हो जाते हैं, ये तो मोस्ट ही है ना। तो इसलिए आपको प्रत्येक फैक्ट, जो कम से कम मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, प्रत्येक फैक्ट, प्रत्येक बात आपको मोस्ट लगा लेनी है ना। ये मान के चलना कि वो बात एग्जाम में आई हुई है और हमें बिल्कुल याद करनी है ना। तो आप अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे इतिहास को, वरना बड़ा मुश्किल होता है वैसे, है ना। ठीक है, तो अन्य करों की बात करें अब हम, दूसरे नंबर पे जो है प्रणय कर की मैं बात करूं। प्रणय कर जो था आपातकालीन कर था, है ना। क्या था? आपातकालीन कर। ठीक है, नंबर 2 हो गया। तीसरे नंबर पे ऐसे कोई तीसरा कोई नंबर नहीं है, जैसे जैसे मुझे याद आ रहे हैं बस मैं करवा रहा हूं। प्रवेश्य कर, प्रवेश्य कर ये था, आयात जो हम करते थे उस पर 20% लिया जाता था, है ना। आयात पर 20% कर। ठीक है, इसके अलावा निष्क्राम पे, निष्क्राम्य, है ना, ये था निर्यात पर कर, निर्यात पर कर। ठीक है, इसका ऐसे नहीं मिलता कितना था। इसके अलावा एक था स्वामी भक्तन, है ना, स्वामी क्या, सेना, सेना, सेना भक्तम, है ना, सेना भक्तम कर, मतलब सेना को ग्रामीणों द्वारा दिया जाता था, है ना। सेना को या सैनिकों को ग्रामीणों द्वारा दिया जाता था, ग्रामीणों द्वारा। ठीक है, सॉरी। इसके अलावा सेतु की बात करूं मैं, सेतु, सेतु जो था क्या था, सेतु फल फूल और सब्जियों पर कर, है ना, फल फूल सब्जियों पर कर, फल फूल सब्जियों पर कर। नंबर 7 की मैं बात करूं तो सॉरी, एक है तरदेह कर, है ना, तरदेह कर। तरदेह जो था ये था पुल पार करने पर लिया जाने वाला कर, है ना, पुल पार करने पर
लिया जाने वाला कर था, लिया जाने वाला कर, है ना। पुल पार करने पर लिया जाने वाला कर तर दिया करा था। तो ये प्रमुख प्रमुख कर थे विद्यार्थियों। आप उनको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है, बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, कई बार पूछे जाते हैं और अति महत्वपूर्ण है ना, ठीक है। तो ये लीजिए, मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन हमारा यहाँ पे पूरा होता है। और विद्यार्थियों, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का प्रत्येक पोर्शन हमने यहाँ पे छू लिया है, ऐसा कोई बचा नहीं है पोर्शन, ठीक है। आप मैं कह रहा हूँ कि इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना इसी को ही, और बहुत अधिक मत फंसना कहीं पर, है ना, मतलब अन्य कंटेंट में मत जाना कि बहुत से लोग कहेंगे कि वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पढ़ लो, इसके अलावा और आपको पिछले साल के पेपर पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। पिछले साल के पेपर और ये कंटेंट पढ़ लें तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको अपनी स्थिति का अन्य लोगों के संदर्भ में क्या स्थिति है उसका पता चलेगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, लगातार अभ्यास बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके उतना ऑफलाइन मोड पे टेस्ट देना विद्यार्थियों। पेपर लाके और फिर ओएमआर शीट पे टेस्ट दोगे ना, उतने ही आपको जो है नेगेटिव पे कंट्रोल होगा, है ना। तो जितना अधिक हो सके उतना टेस्ट देने का प्रयास करना ओएमआर शीट पर, वही का उसी का फायदा होगा। अन्यथा आप मोबाइल में जो देते हैं ना टेस्ट, हम देते तो हैं लेकिन 150 क्वेश्चनों को पढ़ते पढ़ते आंखें इतनी थक जाती हैं कि हम हमारा एनालिसिस करते नहीं है, रिजल्ट को तो देखते नहीं है बाद में, और मोबाइल को उठा के रख देते हैं। और जब रिजल्ट ही हमने नहीं देखा तो क्या मतलब, है ना। यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ 100 प्रश्न पढ़ने के बाद लास्ट के 50 प्रश्न तो मोबाइल में पढ़े नहीं जाते, ऑनलाइन हम टेस्ट नहीं दे सकते, और ऑनलाइन टेस्ट का कोई फायदा भी नहीं होगा, है ना। इसलिए जितना हो सके ऑफलाइन मोड पे ही टेस्ट देना, कैसे भी करके पेपर लेना, ओएमआर शीट लेना, उसी पे गोले भरना, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटाकर, और आज थोड़ा सा समय बच रहा है तो मौर्यकालीन कला को थोड़ी सी स्टार्ट कर लेते हैं, और मौर्यकालीन कला का एक परिचय करके और फिर हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। उतार लिया होगा, मिटा रहा हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों, देखो आप खुद देख सकते हैं कि अभी तक 15-16 क्लासें, कितनी क्लासें आ गई, 16 क्लास या ये शायद 17वीं क्लास है ना। और अभी तो मौर्यकालीन कला पूरी बच रही है। मौर्यकालीन कला और साहित्य में बहुत काफ़ी समय लगेगा, अशोक के अभिलेख पढ़ने बाकी हैं, है ना। तो मान के चलिए 20 घंटे से ऊपर की क्लास मौर्यकाल पे चलेगी, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी बताइए, हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं है ना। और बढ़िया से जिसने मेरी इन क्लासों को, जैसे मौर्यकाल को 20 घंटे क्लास आएगी, 2 दिन में या 3 दिन में आप उनको लिख के और पढ़ सकते हो, लास्ट 3 दिन में। और 3 दिन में जिसने ढंग से पढ़ दिया ना, 2-3 सवाल पक्के उसके हो जाएंगे, मौर्यकाल से 2-3 सवाल आएंगे, क्लास से बाहर नहीं जाएंगे सवाल, ये भी मानना आप, है ना। तो बढ़िया से पूरी इन क्लासों को तैयार करो, और इन क्लासों को तैयार करने के बाद आप जो है पिछले साल के पेपरों को सोल्व कर लो, और पिछले साल के पेपरों में यदि कोई आपको ऐसा कोई कंटेंट मिले जो मैंने छोड़ दिया हो, उसको अपने नोट्स में ऐड कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और उस टेस्ट सीरीज में जाके और मौर्यकाल वाला टेस्ट दो, फिर देखो आप 80% से मार्क्स आते हैं कि नहीं आते। आप कोई सी भी एग्जाम हो टॉप करोगे इस प्रकार से यदि पढ़ लिए तो। और जो टेस्ट सीरीज आपने दी है, मान लो उसमें भी कोई नया तथ्य मिल गया जो आपको न तो पिछले साल के पेपरों में मिला था, ना मेरे कंटेंट में था, तो उसको भी ऐड कर दो। तो आपके नोट्स जो होंगे वो एक समग्रता लिए होंगे, उसके अलावा आपको फिर कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हर बार बस नोट्स पढ़ो और एग्जाम देने चले जाओ, और सारी एग्जाम में पास होंगी, बशर्ते कि आप नोट्स से सवाल गलत ना करो, बस, ठीक है। तो चलो मैं आता हूँ मौर्यकालीन कला पर। मौर्यकालीन कला, ठीक है। मौर्यकालीन कला, देखिए विद्यार्थियों, एक बेसिक परिचय मैं आपको मौर्यकालीन कला का करवाना चाहूँगा। मौर्यकालीन कला जो थी, सॉरी, बड़ी ही समृद्ध कला थी ऐसे तो। और मौर्यकाल में, मौर्यकाल की कला में और मौर्यकाल से पहले की कला में एक व्यापक परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। वो परिवर्तन क्या था मैं आपको बताना चाहूँगा। मौर्यकालीन जो कला थी वो राजकीय संरक्षण प्राप्त कला थी, है ना। राजकीय संरक्षण प्राप्त कला थी, जो कि अब राजकीय संरक्षण प्राप्त कला होगी तो सीधी सी बात है, वहाँ पे कलाकारों के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती राजकीय संरक्षण में।
और जब पैसे की कमी नहीं रहती है ना, तो फिर हाँ, पैसे की जब कमी नहीं रहती है तो कला समृद्धशाली होती है ना उसको, क्योंकि उनके पास जब पैसा रहता है तो वो कला सीधी सी बात है समृद्धशाली रहेगी, उनकी जो कला है उसका संरक्षण भी बेहतर तरीके से किया जाएगा, और लगभग जो कला रहेगी वो राज दरबार को समर्पित रहेगी, है ना। लेकिन अ, जो लोक कला होती है ना, जिसमें राज की संरक्षण नहीं रहता, वो होती है लोक कला, है ना। लोक कला जो होती है उसमें राज्य के संरक्षण नहीं रहता, और वहाँ पे कलाकार अपनी आजीविका चलाने के लिए सिर्फ अपने कौशल पर ही डिपेंड रहता है, इसलिए उसको कला बेचनी भी पड़ती है। आम आदमी से संबंधित कला उसको दिखानी पड़ती है ना। जैसे कोई पेंटर है मान लो, अब वो पेंटिंग राजा का बना रहा है तो उस पेंटिंग को राजा ही खरीदेगा, आम आदमी क्यों खरीदेगा उस पेंटिंग को, हैं, क्यों वो पैसे खर्च करेगा। और जब आम आदमी की पेंटिंग बनाई जा रही है तो उस व्यक्ति को भी पैसे राजा भी नहीं दे, राजा तो क्यों देगा जब वो आम आदमी पेंटिंग बना रहा है ना। तो निजी कला में क्या होता है कि अ, जो कलाकार होता है वो अपनी कला को बेचकर ही अपनी आजीविका कमाता है ना। तो वो राज दरबार से संबंधित भी नहीं रहती। जैसे मैं हूँ, मान लो मैं कोई किसी से व्यक्ति से पेंटिंग बनवा रहा हूँ, तो वो मैं मेरी बनवाऊंगा और मैं फिर उसको पैसे दूंगा, उसी से उसका खर्चा चलेगा, है ना। शासक उसको नहीं खर्चा नहीं देगा, ठीक है। ये तो था मौर्य काल के दौरान, लेकिन मौर्य काल से पहले की जो कला थी उसमें बड़ी ही जैसे स्थापत्य कला की बात करूँ तो वहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, पत्थर का प्रयोग नहीं था, है ना। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया गया था, पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो धोलावीरा वगैरह एक एक दो जगह हैं जहाँ पे पत्थर का प्रयोग मिलता है, वो एक अपवाद ज़रूर है। बाकी उससे पहले जो है भारत में और कला में जो है पत्थरकार इनका प्रयोग देखने को नहीं मिलता है ना। और जब सीधी सी बात है मतलब कच्ची ईंटों का इनका प्रयोग किया जाता है तो फिर वो कला किस लेवल की होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर मौर्य काल में आते आते कला में जो है पत्थरों का प्रयोग हुआ, यहाँ पे ना पाषाण का प्रयोग हुआ, खासकर अशोक के समय से जो है पाषाणों का प्रयोग यहाँ पर होने लगा था, ठीक है। तो ये मौर्य काल से पहले की और मौर्य काल के दौरान की कला, और मौर्य काल की कला का भी मैंने विभाजन किया एक राजकीय कला और एक निजी कला के रूप में, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, इन दोनों के अंतर को आप समझ पाए होंगे। वैसे मौर्यकालीन कला, इसको बताने से पहले मैं बताऊंगा कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है ना। आप यहाँ पे डाल सकते हैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने से पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा मौर्य पूर्व कला, मौर्य पूर्व कला और मौर्य मौर्य काल व बाद की कला, है ना, बाद की कला, ठीक है। दोनों में क्या अंतर था, एक तो ये तो है मौर्य काल से पूर्व की कला। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण था वो, मैं यहाँ पे पेन बदल लेते हैं अपन, यहाँ पे जो है एक तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, है ना, कच्ची ईंटों का प्रयोग, है ना। जबकि यहाँ पे पाषाण का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, है ना, कला में पाषाण का प्रयोग प्रारंभ हुआ, है ना, पाषाण का प्रयोग प्रारंभ हुआ ना। यहाँ पे जो है घास फूस, है ना, घास फूस ईंट, ईंटों का ईंटों का प्रयोग आवास हेतु किया जाता था, आवास हेतु किया जाता था, ठीक है, आवास हेतु किया जाता था। ये जो मामला था चंद्रगुप्त मौर्य तक भी, और जो है यही मामला था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तक भी, और कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया जाता था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये कहने का मतलब ये क्या है, कच्ची सामग्री, है ना,
सामग्री कैसी हुआ करती थी? कच्ची सामग्री, सॉरी, सामग्री कच्ची थी, कच्ची का प्रयोग होता था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य तक, चंद्रगुप्त मौर्य के काल तक, चंद्रगुप्त मौर्य के काल तक इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे थी, है ना। अब यहाँ पे पाषाण का प्रयोग हुआ है, तो पाषाण क्या है? पक्की सामग्री में आ गया ना, पक्की सामग्री का प्रयोग, है ना। और ये प्रयोग हुआ है अशोक मौर्य के समय से, मान सकते हैं हम, अशोक मौर्य, है ना। अपवाद मिलते हैं हमको, अपवाद जो मिलता है वो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का, सभ्यता का धौलावीरा जो स्थल है, वहाँ से हमको जो है कुछ अपवाद मिले हैं, क्योंकि पक्की सामग्री मिली है यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मौर्य काल से पहले और मौर्य काल के दरमियान इस प्रकार की व्यवस्थाएं आई थी कि पक्की ईंटों का, सॉरी, पाषाण का प्रयोग, यानी कि पक्की सामग्री का प्रयोग यहाँ पर होने लगा था। लेकिन आनंद कुमार स्वामी जो है, कला के बहुत बड़े पारखी हुए हैं आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने और मौर्य काल की जो कला है उसको दो भागों में बांटा है, एक राजकीय कला और एक जो है लोक कला। उसको लोक कला नाम दिया है। लोक कला में जो है राज के संरक्षण नहीं होता था, है ना। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने, आनंद कुमार स्वामी ने मौर्य कला को दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा, ठीक है, दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो है राजकीय कला, राजकीय कला, और दूसरा जो भाग है वो है लोक कला, ठीक है। दूसरा भाग है लोक कला। तो देखो राजकीय कला में क्या क्या था, यहाँ पे राजकीय संरक्षण मिलता था, राजकीय संरक्षण मिलता था, है ना, राजकीय संरक्षण मिलता था। अब राजकीय संरक्षण मिलेगा तो कलाकार समृद्ध होगा, सीधी सी बात है ना। तो कलाकार क्या होता था? समृद्ध होता था, समृद्ध होता था। कला भी समृद्ध होती थी, कलाकार व कला समृद्ध होती थी, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कला भी, कला भी समृद्ध होती थी, है ना। कला भी जो कैसी होती थी? समृद्ध होती थी, है ना। और कला का जो विषय था वो था राजकीय विषय था ना। कलाकार व कला समृद्ध होती थी, और इसमें क्या बनाए जाते थे? राजप्रसाद, राजप्रासाद, स्तंभ, स्तूप, है ना। राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, है ना, ये बनाए जाते थे। और नगर, नगर के परकोटे, नगर के परकोटे ये बनाए जाते थे, ठीक है। नगर के परकोटे आदि ये बनाए जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से थी राजकीय कला। बात करूं मैं लोक कला की, तो राजकीय संरक्षण नहीं मिलता था इनको ना, राजकीय संरक्षण नहीं मिलता था, राजकीय संरक्षण नहीं मिलता था, ठीक है, राजकीय संरक्षण नहीं मिलता था। इसलिए जो है कलाकार व कला समृद्ध नहीं थी, है ना। कलाकार व कला समृद्ध नहीं हो पाई, समृद्ध नहीं हो पाई, है ना। यहाँ पे जो कला थी वो राजकीय मतलब राज्य तक सीमित थी, है ना, मतलब राज दरबार तक सीमित थी, है ना। ये हम लिख सकते हैं कला राज दरबार तक सीमित, राज दरबार तक सीमित रही, है ना। राज दरबार, देखो राज प्रसाद, स्तंभ, स्तूप, नगर के परकोटे, ये राज दरबार तक ही सीमित है।
जबकि यहाँ पे जो कला है वो कला लोक जन तक पहुँची है ना, कला लोक जन या आम जन तक पहुँची, आम जन तक पहुँची, है ना, आम जन तक पहुँची। कलाकार की आजीविका कला से ही मिलती थी, है ना, कलाकार को आजीविका कला से मिलती थी। कैसे? कला से मिलती थी, ठीक है। कैसे मिलती थी? देखो, राजकीय कला में मान लो कोई कारीगर है जो कि सॉरी, ये राजप्रसाद स्तंभ या स्तूप बनाता है, ठीक है। तो इनको तो पैसा कौन देगा? वेतन का पैसा राज्य देगा। और राज्य तो भरपूर पैसा देता है भाई। हम सरकारी नौकरी क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि राज्य का जो पैसा होता है वो सेफ होता है एकदम, है ना, फिक्स होता है कि उतना आएगा मतलब आएगा, है ना। थोड़ा बहुत कम काम करें तो भी चलता है ना। आप देखते ही हो सरकारी सिस्टम में किस प्रकार से काम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग समृद्ध थे। और लोक कला में तो भैया जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, जितने अधिक मेहनत करोगे उतना अधिक पैसा मिलेगा, है ना। और दूसरी चीज, कई बार क्या होता है ना, कई ऐसे मालिक मिल जाते हैं जो पैसे खा जाते हैं, है ना, या ये कहते हैं कि हमने उसको तो उतने दिए थे, आप इतनी ज्यादा क्यों मांग रहे हो, और वो है, मतलब दुनिया भर की बातें बना कर यहाँ से मजदूर का शोषण किया जाता है ना। तो इसलिए जो है कलाकार जो है सब समृद्ध नहीं हो पाए थे, है ना। लेकिन यह जो कला थी आम जन तक पहुंची थी, है ना। इसमें जो मूर्तियां बनाई गई, अधिकतर यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनाई गई, मृण मूर्तियां बनाई गई, है ना। ये हम लिखेंगे अ, यक्ष यक्षिणी व मृण मूर्तियां बनाई गई, मृण मूर्तियां बनाई गई, है ना, यक्ष यक्षिणी में मृण मूर्तियां बनाई गई, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों मौर्यकालीन कला का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और एक जो परिचय था वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से उतार ले। और अब यहाँ से आगे हम थोड़े से राजप्रसाद को पढ़ लेते हैं। राजप्रसाद है, स्तूप है, स्तंभ है, अब इनको हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो राजप्रसाद की बात हम कर लेते हैं। बहुत अधिक है नहीं राजप्रसाद में, तो थोड़ा सा है, हम राज की कला शुरू करते हैं, ठीक है। ये राज की कला को पढ़ते हैं, फिर हम लोक कला को पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो आज की क्लास में राज की कला का एक भाग राजप्रसाद में चाहता हूँ कि इसको कर लें, फिर हम स्तूप स्तंभ को इनको अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, ये मुझे विश्वास है। और प्यारे विद्यार्थियों, आप क्लास को जो है डाउनलोड करके ना देखें, आप ऑनलाइन मोड पे ही देखें, ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। आप इतनी दूर बैठे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कैसे क्या देख रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है आप मान लेना बस। राजकीय कला की बात करें, राजकीय कला, राजकीय कला में एक नंबर पे हम राजप्रसाद पढ़ लेते हैं, है ना। राजप्रासाद या राजमहल, या राजमहल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। राजप्रसाद या राजमहल को पढ़ लेते हैं। दरअसल जो हमारा पाटलिपुत्र है, वर्तमान का पटना वाला क्षेत्र, वहाँ से हमको अ, एक विशाल राजप्रसाद मिला है ना, जिसमें जो है एक विशाल राजप्रसाद मिला है पटना से। और उसकी जो जानकारी है वो हमको एक तो फाहियान देते हैं, मैगस्थनीज भी देते हैं, एरियन भी देते हैं, ठीक है। और यहाँ से वेडेल को, स्पूनर को और अल्तेकर व मिस्र को यहाँ से कुछ स्तंभ भी मिले थे, है ना, स्तंभ भी मिले थे। एक स्थान था हमारे यहाँ से जो वर्तमान का जो पटना है ना, उसी के पास में एक स्थान है जिसको कहते हैं कुम्भहार। कुम्भहार एक स्थान है, वहाँ से ये कुछ स्तंभ मिले हैं इन लोगों को, है ना, जो कि इस राजभवन के स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जो बुलंदी बाग एक जगह है पटना में, बुलंदी बाग, वहाँ से भी एक पारिखा या नगर की प्राचीर मिली है हमको, है ना, जो कि लकड़ी से बनी हुई थी। और लकड़ी को
एक दूसरे से बांधने के लिए लोहे की कीलों का प्रयोग किया जाता था, है ना। और लोहे की चद्दरों का प्रयोग करने का भी उदाहरण यहाँ से मिला है। नली के प्रयोग भी हमको यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो चलिए इन बातों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसमें इतना ही है राजप्रसाद में, बस, है ना। एक आधा कोटेशन है, जैसे फायान ये कहता है कि इन राजप्रसादों को राक्षसों या देवताओं ने बनाया होगा, ये मनुष्यों द्वारा बनाए नहीं लगते, है ना, ऐसा कहते हैं। वहीं एरियन कहता है कि एरियन ने सूसा व एक बतना के जो महल हैं, जो हमको ईरान या मेसोपोटामिया से मिले हैं, उनसे इन राजप्रसादों की तुलना की एरियन ने, है ना। वहीं स्पूनर ने जो हखामनी साम्राज्य के जो शासक हुए थे, डेरियस या दारा, है ना, दारा के महलों से उसने साम्यता बिठाई थी इनकी, ठीक है। तो ये बात है, इसको लिख देते हैं और फिर हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। तो चलिए राजप्रसाद में हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र जो है ना, हमारे वर्तमान में पटना से पटना वाला जो हिस्सा है बिहार का, वो उसको भी पाटलिपुत्र बोला जाता था प्राचीन काल में, है ना। जानते ही होंगे आप। पटना से एक विशाल भवन मिला है, विशाल भवन मिला है ना। पटना से एक विशाल भवन मिला है, या विशाल भवन के अवशेष मिले हैं, ठीक है। विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। और यहाँ से जो है जो स्तंभ मिले हैं उनकी संख्या भी हमको मिलती है। वेडेल को 1 स्तंभ मिला था, स्पूनर को 72 मिले थे, और अल्तेकर व मिस्र को 8 स्तंभ मिले थे, ठीक है। ये जो भवन मिला है ना, इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसकी जानकारी हमें कौन कौन देते हैं? एक तो फाहियान देता है, फाहियान, एक मेगास्थनीज व एरियन देते हैं, एरियन, है ना। इसकी जानकारी हमें फाहियान, मेगास्थनीज व एरियन देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्तंभ जो मिले हैं उसकी मैं बात करूं, वेडेल को 1902-3 के समथिंग की बात है, एक स्तंभ मिला, है ना, एक स्तंभ मिला। नंबर 2, स्पूनर की बात करूं मैं, स्पूनर 1912-13 के समथिंग की बात है, उसको 72 स्तंभ मिले थे यहाँ से, है ना, 72 स्तंभ मिले। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं अल्तेकर व मिस्र, इनको 8 स्तंभ मिले थे, है ना, 8 स्तंभ मिले। और ये तीनों जो स्तंभ मिले हैं, तीनों को जो स्तंभ मिले हैं वो हमको ये इनको मिले हैं कुम्भरहार नामक स्थान से, जो वर्तमान पटना का स्थान है ना, कुम्भरहार से, है ना। कुम्भरहार, है ना, कुम्भरहार पटना के समीप से मिले, है ना, कुम्भरहार से मिले हैं, ठीक है। और एक बुलंदी बाग एक और स्थान है, वहाँ से एक पारिखा या नगर से दीवार प्राप्त हुई है ना, नगर की पारिखा या नगर की एक दीवार है वो प्राप्त हुई है, जो कि लकड़ी की बनी हुई है। बड़ी बात ये है ना, लकड़ी की बनी हुई है। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, बुलंदी बाग एक स्थान है, सॉरी, बुलंदी बाग, है ना, ये भी पाटलिपुत्र के नज़दीक ही है ना, पाटलिपुत्र के नज़दीक, ठीक है। यहाँ से परीखा या नगर की
दीवार मिली है, नगर की दीवार मिली है ना। ये करीब 1913 से और 1917 के मध्य मिली थी, है ना। और इसमें वेडेल का जो है ठीक ठाक योगदान यहाँ पे वेडेल का, ये स्पूनर का ठीक ठाक योगदान रहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, स्पूनर का योगदान रहा था। आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पूनर का योगदान, है ना, स्पूनर का योगदान रहा था। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और बात करें दीवार जो है, दीवार लकड़ी की बनी थी, लकड़ी की बनी थी। लकड़ी को रोकने हेतु, लकड़ी को रोकने हेतु लोहे की कीलों का प्रयोग किया गया था। लोहे की कीलों का प्रयोग किया था, ठीक है। लोहे की चद्दरों का भी प्रयोग किया गया था। लोहे की चद्दरों के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं, के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। लोहे के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। और यहाँ से जो है नली के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। नली के साक्ष्य भी मिले, नली के साक्ष्य भी मिले, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं। ये कॉर्टेसस जो मैं अभी बोल के बता रहा हूँ वो भी आपको ध्यान रखनी है। फाहियान क्या कहते हैं, देखो फाहियान की मैं बात करूँ, फाहियान चीनी यात्री था सॉरी, फाहियान ये कह रहा है कि ये महल, ये जो राजप्रसाद थे, है ना, ये राजप्रसाद, ये राजप्रसाद देवता या राक्षसों द्वारा बनवाए लगते हैं, इन्हें मानव नहीं बना सकता, इन्हें मानव नहीं बना सकता, है ना। बात तो इन्होंने सही कही है, मानव नहीं बना सकता, इनको देवता ने बनाए होंगे, क्योंकि भारत के लोग देवता ही थे प्राचीन काल में, है ना। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए, ये विदेशी थे साले, इन लोगों को पता ही नहीं था कि हाँ भारत का मामला क्या है। भारत में इन लोगों को कोई भी अच्छी चीज़ दिखती थी तो वो अपने से तुलना करते थे, यूरोप से, अपने देशों की से तुलना करते थे। जैसे अभी देखो एरियन करेगा, सूसा व एक बतना के महलों से तुलना कर दी। अरे सूसा व एक बतना के महल हमारे जैसे थे, हम उनके जैसे नहीं थे, है ना। लेकिन इन लोगों की दृष्टि क्या थी, क्या रहती थी कि इन्होंने हमारी कॉपी की है ना। ये माजरा था इन लोगों का। स्पूनर क्या कह रहा है, स्पूनर साम्यता बिठा रहा है हखामनी साम्राज्य के महलों से, है ना। इन महलों की तुलना, इन महलों की साम्यता, इन महलों की साम्यता हखामनी साम्राज्य के पर्सपोलिस के शासक, पर्सपोलिस के शासक डेरियस या दारा, डेरियस या दारा के महलों से की, के महलों से की, ठीक है। वहीं अब मैं बात कर लेता हूं एरियन की, है ना। एरियन क्या लिख रहा है, एरियन कह रहा है कि सूसा व एक बतना के जो महल हैं
है ना, उनसे तुलना की। सूसा व एक बतना, ये ईरान या मेसोपोटामिया, सॉरी, ईरान मेसोपोटामिया, है ना, वर्तमान में ईरान कहते हैं, मेसोपोटामिया इसको बोलते थे। यहाँ पे दजला फरात सभ्यताएं हुआ करती थी। सूसा व एक बतना के महलों से साम्यता बिठाई, से साम्यता बिठाई, ठीक है। सूसा व एक बतना के महलों से साम्यता बिठाई, तो इसको आप बढ़िया तरीके से उतारें विद्यार्थियों। ये रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसमें बहुत कुछ नहीं है। देखो यहाँ से कई बार क्या होता है ना कि शब्दावली बदल जाएगी, एग्जामिनर अलग शब्दावली का प्रयोग करेगा। मैंने तो यहाँ पे आसान शब्दावली का इस्तेमाल करके और आपको वो भाव बताना चाहा है कि इन लोगों ने क्या कहा था। बाकी इन लोगों ने किताब लिखी है ना, तो पूरी किताब को नहीं छाप सकते, और एग्जामिनर जो है अलग शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए प्रश्न बनाएगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रश्न की शब्दावली अलग हो सकती है, प्रश्न की भाषा अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकती है, लेकिन जो भाव रहेगा वो यही रहेगा जो मैंने लिखाया है। भाव नहीं बदलेगा, शब्दावली बदलेगी। इसलिए भाषा को समझना है, प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है, तब जाके आपको जो है आपका आंसर टिक करना है, अन्यथा आप धोखा भी खा सकते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़े हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।